हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। जैसा कि हमने बताया था आपसे कि इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज में हम लोगों ने सबसे पहले ओम्स लॉ पढ़ा था, कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ा था, रेसिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टर पढ़ा था, और अब हम लोग उसी सीरीज में आज आगे पढ़ेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। मीन्स एक्चुअली व्हाट हैपेंस, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज इट दैट हीटिंग इफेक्ट ऑफ current. Actually what happens if we are producing heat, if we are producing continuously current to any conductor, means जब किसी भी कंडक्टर को, किसी भी वायर को हम लोग लगातार करंट पास करते हैं तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे हीट होना स्टार्ट होता होगा। ये तो सब लोग आप लोग जानते ही हैं। जैसे ठंडी का टाइम चल रहा है, आजकल जो हम लोग हीटर यूज करते हैं, अपने रूम में हीटर यूज करते हैं, ब्लोअर यूज करते हैं, ये सब क्या है, सब इसी के एप्लीकेशंस हैं, सब इसी के एप्लीकेशंस हैं। तो आज हम लोग इसी पे काम करेंगे। और एक बात और बता दूं मैं आपको, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है, कई सारे कमेंट्स आए थे कि सर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। तो आज डियर आप लोग ये जान लो कि जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है ना, एक्चुअली में क्या, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ही है, या हम लोग कह सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। जब हम लोग किसी भी वायर में ना, जिसका रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है, करंट पास कराएंगे, तो जब उसमें करंट पास कराते हैं तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे वो हीट होने लगता है, और हीट होकर वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग सीधे सीधे इसके डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं, इफ वी पास, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, इफ वी पास या इफ वी पासेस, देखिए मैं आपसे इसलिए बात कह रहा हूं कि जब हम लोग करंट पास करेंगे ना, इफ वी पासेस इलेक्ट्रिक करंट, इफ वी पासेस इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग जूल्स लॉ की बात करेंगे तो हम लोग जो करंट पास करेंगे, जो हम लोग करंट पास करने चल रहे हैं, वो हाईली रेसिस्टेंस वायर का होना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, इफ वी पासेस इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ हाई रेसिस्टेंस, थ्रू अ हाई रेसिस्टेंस। मैंने आप लोगों को रेसिस्टेंस के बारे में बता चुका हूं मैं, तो इसलिए इस बात को आप अगर आपको रेसिस्टेंस बात नहीं समझ में आ रही है तो आप पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा। इफ यू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ हाई रेसिस्टेंस वायर, अब क्या होगा, हम लोगों ने करंट पास किया। जैसे हम लोग एग्जांपल भी ले सकते हैं ना, जैसे ले सकते हैं लाइक निक्रोम को ले लीजिए, निक्रोम वायर को ले लीजिए, निक्रोम वायर को ले लीजिए। क्या करना है, जो निक्रोम वायर होता है, चूंकि उसका क्या होता है, उसका रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो अब क्या होगा, द रेसिस्टेंस ऑफ वायर, उस जो तार का जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वायर बिकम वेरी हॉट, बिकम वेरी हॉट। अब क्या होगा, जो उस वायर का रेसिस्टेंस होगा वेरी हॉट हो जाएगा, और जैसे वेरी हॉट होगा वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, क्या, हीट प्रोड्यूस करेगा, हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट। इसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैंने आपसे क्या बोला, इफ वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ हाई रेसिस्टेंस वायर, अगर हम लोग किसी भी ऐसे वायर से जिसका रेसिस्टेंस बहुत हाई है, उसमें अगर हम लोग करंट फ्लो कराते हैं, मींस अगर चार्जेस का फ्लो कराते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हीट होने लगता है वो वायर, और जितना ज्यादा हीट होता है उतना ज्यादा उसका इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का। अच्छा ये बताइए हमसे, एक्चुअली में जानते हैं क्या होता है, यहां पे जो होता है ना, वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस बात को आप एकदम याद रखिएगा। यहां पे क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है अपनी, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में।
इस बात को, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपनी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने जा रही है। अच्छा आप थोड़ा सा सोचिएगा, इसके पहले जब हम लोग मशीन्स पढ़ा करते थे, हम लोग जब मैकेनिक्स पढ़ते थे, तो वहां तो हम लोगों ने क्या देखा था, वहां पर हम लोगों ने फ्रिक्शन को सुना था, क्लास 9th में फ्रिक्शन को देखा था। तो वहां पे फ्रिक्शन क्या करता था कि किसी भी मशीन में वो क्या करता था, उसके मोशन को कहीं ना कहीं स्टॉप करता था, मोशन को एग्जिस्ट करता था। तो इन द सेम वे क्या होता है, जो रेसिस्टेंस का रोल होता है वायर में, वो क्या होता है, जिस प्रकार से फ्रिक्शंस का रोल मशीन में होता है, एकदम सेम उसी प्रकार से यहाँ पे जो होता है, इसका रेसिस्टेंस का जो रोल होता है वो किसी भी वायर में होता है। बात मेरी समझ में आ गई। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी वायर में, जैसे मान लीजिए हमारा एक वायर है, एक हमारा मान लीजिए ये वायर है, और इसमें क्या हो रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है। मेरी बात एकदम ध्यान से समझिएगा। तो अब ये करंट कितना काम करेगा, हम लोग सीधे लिख सकते हैं वर्क डन बाई करंट आई। चूंकि इस कंडक्टर में हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। व्हेन इट फ्लोज, अब क्या करेगा ये, चूंकि फ्लो करेगा, किससे फ्लो करेगा, रेसिस्टेंस से। व्हेन इट फ्लोज थ्रू रेसिस्टेंस आर। इसका रेसिस्टेंस कितना है इस वायर का, आर है। करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, रेसिस्टेंस आर है, और कितने समय के लिए, फॉर टाइम टी। हमने ये मान लिया कि हमारे इस कंडक्टर में जिसका रेसिस्टेंस आर है, करंट आई फ्लो कर रहा है टी टाइम के लिए। तो अब आप खुद बताइए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इनटू, याद रखिएगा, वी। वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इनटू वी। अब यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू क्या है, जो चार्ज होगी जब करंट फ्लो कर रहा था। एक्चुअली बताया था मैंने आपसे इसके पहले वाले वीडियो में कि करंट के फ्लो करने का मतलब क्या होता है, चार्ज का फ्लो करना, और इसका कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और अच्छा अब हमको आप एक बात ये बताइए कि इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यू को और एक्सपेंड कर सकते हैं। कहां से, हम लोगों ने ये जानते हैं कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, क्यू इज इक्वल टू आई टी। इन द सेम वे हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू आई टी इंटू आई आर। अगर हम लोग इसको और मॉडिफाइड करें तो W इज इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर, और चूंकि टी टाइम के लिए हो रहा है तो टी, तो ये यहाँ पे होता है हमारा वर्क डन। और चूंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट के फॉर्म में हमारा वर्क हो रहा है, तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं कि हीट प्रोड्यूस्ड, हम लोग सीधे क्या लिख सकते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। इस बात को ध्यान से समझिएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम लोग इसी को कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्यों कहते हैं इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पे, हमारे किसी भी वायर में अगर हम लोग यहाँ से अगर पता करना चाहें कि कितना उसमें हीट प्रोड्यूस्ड होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना उसमें करंट फ्लो कर रहा है उसका स्क्वायर कर देंगे इनटू रेसिस्टेंस, और टाइम का प्रोडक्ट कर देंगे। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को ये मिल जाएगा कि उस पर्टिकुलर वायर में कितना हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। अच्छा अब एक बात थोड़ा समझिएगा मेरी बात को एक बार फिर से, कि हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा हीट है, इसको मैं मिटाता हूं, जो हमारा हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हम लोग ध्यान से देखते हैं। जो हमारा हीट है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यहां से देखिएगा आई स्क्वायर के। हीट हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई स्क्वायर के। और हमारा जो हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के, और साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। यानी कि अगर हम लोग रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे किसी भी वायर का तो उसका हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर हम लोग किसी भी वायर की करंट बढ़ाएंगे तो भी उसका हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा।
अगर हम लोग किसी भी करंट का टाइम अगर ज़्यादा देर तक उसमें अगर करंट फ्लो कराएंगे तब भी उसका हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा। तो हम लोग अभी इस बात पे समझ चुके हैं, इस बात पे कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है या जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होती है, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग किसी भी वायर का जिसका रेसिस्टेंस बहुत हाई हो, देखिए अगर हाई रेसिस्टेंस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं करंट को फ्लो करने में प्रॉब्लम आएगी। तो हम लोग किसी ऐसे कंडक्टर की बात करेंगे जिसका रेसिस्टेंस क्या हो, हाई हो। अब क्या होता है यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, वो क्वेश्चंस ये बनते हैं कि हमें टोटल पता करना था कितना हीट प्रोड्यूस्ड हुआ। तो जब हमें हीट प्रोड्यूस्ड पता करना है तो उस सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, करंट को स्क्वायर कर देंगे और रेसिस्टेंस और टाइम से प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करके हम लोग टोटल हीट प्रोड्यूस्ड निकाल सकते हैं। आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी का और कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। उस क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग पूरा क्लियर कर लेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो होता है वो कैसे एप्लीकेबल होता है हमारे डेली लाइफ में। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर। हमारे पास टाइम दिया हुआ है, Q की वैल्यू दिया हुआ है और V की वैल्यू दिया हुआ है। अब मैंने आपको अभी बताया कि जब हम लोगों को निकालना होगा हीट प्रोड्यूस्ड तो हम लोग क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। हम लोग को ये करना है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास आई भी नहीं है और आर भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आई को निकालेंगे। आई कहाँ से निकालेंगे, हम सब लोग जानते हैं कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, निकाल देते हैं टी की वैल्यू, सॉरी आई की वैल्यू। आई इज इक्वल टू क्या, Q की वैल्यू हमारे पास कितना है 96, यानी कि Q अपॉन टी करेंगे हम लोग जब, तो क्या होगा 96,000 अपॉन टाइम पीरियड कितना है, चूंकि यहाँ पे 1 घंटा है तो 1 घंटे का मतलब होता है हमें सेकंड में काम करना है, तो 60 इंटू 60 करेंगे। इससे थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन भी आसान हो जाता है। अगर हम लोग ऐसे करते तो इससे हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आसान हो जाता है। और हम लोग अगर देखेंगे तो 00 से कैंसिल, इधर हमारा आ जाएगा 26.67 समथिंग। अभी इसको मैं सॉल्व करूंगा नहीं, हमारा जो आई की वैल्यू आएगी वो आएगी 26.67 एम्पियर। हमारे पास आई की वैल्यू आ गई 26.67 एम्पियर। अब हमारे पास आई की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, आर की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे और हम क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू क्या होता था, हम लोग भाई ये जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर था, तो ये इंप्लाई करता है आर इज इक्वल टू V अपॉन आई। और हमारे पास यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है 50 वोल्ट है और करंट कितना हमारे पास आ गया है 26.67 है। अब खुद बताइए, जब हमारे पास V की वैल्यू है और जब हमारे पास करंट की वैल्यू है तो हम लोग क्या करेंगे 1.87 हमारे पास रेसिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, 1.87 ओम। अब देखिएगा, चूंकि वैल्यूज को भी मैं कैलकुलेट नहीं करना हूं, हम लोग बेसिक कैलकुलेशन में देखे हैं कि हमें कैसे, देखिए ये 26.67 है, तो ये बताइए कि क्या ये दो बार तो पूरा जाएगा नहीं, लेकिन एक बार तो कंफर्म जाएगा, तो इसलिए 1.87 आएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, हमारे पास आई की वैल्यू आ गई है, आर की वैल्यू आ गई और टी की वैल्यू आ गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके टोटल हीट प्रोड्यूस्ड निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू 26.67 का होल स्क्वायर इंटू 1.87 इंटू टाइम हमारे पास कितना है 60 इंटू 60। अब बताइए, जब हम लोग सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 4788.4 जूल, 4788.4 जूल। हम इसलिए भी आपको कैलकुलेट नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम लोग का इसमें टाइम ज़्यादा खर्च हो जाएगा, किलो जूल हमारा ये आंसर आ जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? तो हम लोग कम से कम ये समझ लिए कि हम लोग, अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि जो हम लोग पास ये क्वेश्चंस जो बनते हैं, क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं और हम लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे आई की वैल्यू नहीं दी हुई है, यहाँ पे हमारे पास रेसिस्टेंस का वैल्यू नहीं दिया गया है। तो हम लोग इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं।